नमस्कार। मैं हूं सौरभ कुमार। मैं इस वक्त मौजूद हूं न्यूज 24 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज एक बार फिर हम बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव। सबसे बड़ी बात यह है कि तारीख की घोषणा अब से कुछ ही देर के बाद हो जाएगी, लेकिन एनडीए के अंदर जो घमासान मचा है, खासकर बीजेपी और जदयू के अंदर जो घमासान मचा है, जो सियासी घमासान जिसको कह सकते हैं, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है और सीटों को लेकर जो अंतिम मोहर है वो लग जाएगी। बड़े जो नेता हैं, चाहे बीजेपी के हो या जदयू को हैं, लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो नेता हैं वो इशारों में ये भी समझा रहे हैं कि हमारी जो मांग थी उस पर लगता नहीं है कि सहमति बन पाएगी। आज जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, उन्होंने क्या कहा, पहले आप उनका बयान सुन लीजिए, फिर हम इस चर्चा को जारी रखें। नहीं बनी है, 2 सीट पर भी नहीं बनी, कुछ ऐसी बात नहीं है। वो बीजेपी की तरफ से ये बयान आ रहा है आप लोगों के माध्यम से कि 2 सीट है सो बीजेपी है सो देने के लिए रेडी है, लेकिन ऐसे कुछ फाइनल नहीं हुआ है। कहीं कहीं तो ये भी आ रहा है 1 सीट और दे रही है, कहीं कहीं आ रहा है कि भाई 5 सीट मिलेगा, इस तरह के चल रही हवा में बात। लेकिन अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश जी इस पर लगे हुए हैं। हम लोग को सम्मानजनक समझौता होगा। हम लोगों ने 11 सीट लिखित में रूप में दिया है कि हम लड़ेंगे एनडीए गठबंधन में। उस पर विचार चल रहे, मंथन चल रहा है और हो सकता है एक आध दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग इसी क्रम में यहाँ भी आए हुए हैं। तो आपने सुना जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं झारखंड के, वो बयान, उनका जो बयान था वो आपने सुना। सबसे बड़ी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि अभी तक चीजें ठीक है, बातचीत चल रही है, लेकिन ये कब तक ठीक रहेगी ये शायद उनको भी नहीं पता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि हमने अपनी 11 सीटों की जो डिमांड है वो बीजेपी के सामने रख। अब से पहले ये समझ में नहीं आ रहा था कि जदयू के तरफ से कितनी सीटों की मांग बीजेपी से की गई, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के बयान से ये साफ हो गया कि जदयू ने अपनी 11 सीटों की मांग जो है वो बीजेपी के सामने रखी। साथ में कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जदयू के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने ये यहां तक कह दिया था कि अगर हमारे साथ झारखंड में बीजेपी गठबंधन नहीं करती है तो जो नतीजे आएंगे वो सकारात्मक नहीं आएंगे। यानी खुले तौर पर जदयू की ये चेतावनी थी बीजेपी के लिए। जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, हम पार्टी के संरक्षक हैं, उनका बयान भी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा। उन्होंने अपनी मांग 10 सीटों की रखी थी। चिराग पासवान का भी आपने सुना होगा कि अगर हमें सम्मान नहीं मिला, जो सम्मान के हम हकदार हैं, तो हम अकेले भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं और मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो एनडीए के अंदर घमासान चल रहा है, जो सियासी घमासान चल रहा है, वो कहां पर जाकर खत्म होगा, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम जो मेहमान हैं एक एक करके वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ आज जो राजनीतिक मेहमान हैं उनका मैं नाम एक एक करके लूंगा और वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल भी होंगे। हमारे साथ आज बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रभात मालाकार, जो कुछ ही देर नमस्कार। में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उनके। हमारे साथ जदयू की प्रवक्ता है प्रतिभा सिंह। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता है अरुण कुमार। आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता है कमल कमलेश जी। और आज झारखंड से यानी रांची से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे वरिष्ठ पत्रकार अमरकांत जी। वो भी कुछ देर के बाद आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। तो सबसे पहले हम बीजेपी से ही शुरुआत करेंगे इस चर्चा का। प्रभात जी, आपको नहीं लगता है कि बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो गया है अपने
सहयोगियों को मनाना और उनकी जो डिमांड आ रही है, उनकी जो मांग आ रही है, उस डिमांड को पूरा करना। नहीं सौरभ जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के अन्य घटक दल वो जीवंत हैं, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो चाहे अन्य दल। तो सभी अपनी अपनी मांगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे, लेकिन उचित प्लेटफॉर्म पर उचित समय पर एक सही निर्णय होगा। और हमें पूरी तरह से झारखंड में भाजपा एनडीए की सरकार बनानी है। हम पिछले बार 25 सीट थे, इस बार निश्चित तौर पर वो आंकड़ा बदलेगा, 2-5 था, 5-2 कम से कम होगा। और हम पूर्ण रूपेण भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार झारखंड में बनाएंगे, इस पर काम कर रहे हैं। और रही बात कौन कितना सीट पे लड़ेगा, कितना, अभी तो कुछ बटा, अभी तो प्रभात जी, जदयू तो कह रही है ना कि हमने 11 सीटों की जो डिमांड थी वो बीजेपी के सामने रख दी, और 11 नहीं, सीटों पर हमारे कौन उम्मीदवार होंगे ये भी हमने बीजेपी को बता दिया है। मैं तो आपको कह रहा हूं ना सौरभ जी कि 81 की 81 सीट पे भाजपा के भी उम्मीदवार खड़े हैं और जदयू के भी उम्मीदवार खड़े, अन्य दलों के भी उम्मीदवार खड़े। लेकिन चूंकि हम एनडीए में हैं, तो एनडीए का जहां सामंजस्य बैठेगा, जहां समन्वय बनेगा कि किस सीट पे कौन लड़के उपयुक्त हो, और हमारा लक्ष्य है झारखंड में वहां से इंडी गठबंधन को मुक्त कराना, और हमें अधिक से अधिक नहीं, सीटें लक्ष्य आपका काफी प्रभात जी, लक्ष्य आपका काफी बड़ा है, लेकिन ये तभी संभव होगा ना जब आपके सभी सहयोगी पार्टी जो है एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, ताकत तो तभी बढ़ेगी ना। इसमें कहा लेकिन कोई जो दो राय डिमांड है। है सभी लोगों का, वो बीजेपी और आपकी पार्टी कैसे पूरा कर पाएगी? नहीं नहीं, निश्चित तौर पर एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। एनडीए का एक एक घटक दल, हम सब एक साथ हैं, और पूरी तन मन से धन से हम भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और अन्य घटक दल जो भी हैं, वो झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो चाहे बिहार के होने वाले उपचुनाव हो, सभी हम एक साथ लड़ेंगे और एक साथ जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है इस बार झारखंड इंडी गठबंधन मुक्त कराएगा। चलिए, हमारे साथ एक अनुभवी और एक वरिष्ठ पत्रकार अमरकांत जी भी हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है इस चर्चा में। सर, आपसे हम ये केवल समझना चाहते हैं कि अब से कुछ ही देर के बाद मुझे लगता है कि तारीख की घोषणा हो जाएगी, यानी झारखंड में कितने फेज में और कब कब चुनाव होगा। लेकिन सर, एनडीए के अंदर जो घमासान चल रहा है, जो सीटों को लेकर खींचतान चल रही है, जदयू ने अपनी 11 सीटों की जो मांग है वो आज मीडिया के सामने रखी। इसके पहले आप जीतन राम मांझी का भी बयान सुने होंगे, 10 सीट वो भी मांग रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अगर हमें सम्मान नहीं मिला हमारी पार्टी को, तो हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, और अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो सर, क्या समझ में आ रहा है? आपको लगता है कि ये खींचतान, ये घमासान जो है किसी मंजिल पर जाकर रुकेगी, या फिर गठबंधन होगा, या गठबंधन टूट जाएगा? सौरभ जी, आपके सवाल बहुत मौजू हैं। अभी जो माहौल है झारखंड में, उसमें इस तरह का ऐसा देखा जा रहा है कि आपस में लग रहा है कि बहुत खींचतान है। लेकिन जो मेरा पत्रकारिता का अनुभव है, उससे हमको ऐसा लग रहा है कि ये शुरुआती दौर के थोड़े से एयर बबल्स है, ये जल्दी ही सेटल डाउन हो जाएंगे। कारण क्या है कि पिछली बार जब एनडीए की सरकार थी यहाँ पे 2019 तक, जो 19 के चुनाव में, तो ये गठबंधन हो नहीं पाया था एनडीए के अंदर में। उस समय जेडीयू आजसू का जो तालमेल था वो बन नहीं पाया था, और उसका खामियाजा पूरे भाजपा को 5 साल बाहर रह के भुगतना हुआ। तो कहावत है ना, एक राजनीति में कहते हैं ना हम लोग कि दूध का जला हुआ जो है वो मट्ठा भी फूंक के पीता है। तो निश्चित तौर पे एनडीए के सारे जो लोग हैं, जो उसके मतलब अलायंस है, सबके साथ यही स्थिति है कि सबको विपक्ष में बैठना पड़ा, किसी की कोई वजूद नहीं रही। तो अब इस बार वो 11 सीट का डिमांड करे या 21 सीट का डिमांड करे या 65 सीट पे लड़ने की बात, जैसा कि आपने कहा, तो ये सब हवाई एयर बबल्स है।
जो यहाँ अंदर खाने की खबर है झारखंड में रांची से, उसमें जदयू को 2 सीट देने की बात चल रही है और शायद उस पर सहमति भी बन गई है। इससे ज्यादा बहुत मिलने का गुंजाइश भी नहीं है, क्योंकि अभी जदयू के पास कोई मतलब अभी कोई कैंडिडेट थे नहीं, कोई विधायक थे नहीं। सरयू राय जी के जो निर्दलीय विधायक के रूप में जीते थे, जदयू में शामिल होने के चलते 1 सीट पे तो इनका दावा पक्का बनता है। उसी तरीके से जैसे अब हम की बात हम कर रहे थे, तो यहाँ झारखंड में उनका कोई वजूद एज सच है नहीं। इनफैक्ट रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान लगातार झारखंड में दौरा बढ़ाए हुए हैं, डिमांड कर रहे हैं। सर ऑडियो में सर एक सेकंड, कहीं से कोई आवाज आ रही है, किन्हीं के घर में लग रहा है या किन्हीं के दफ्तर में टीवी चल रहा है, तो कृपया कर उसको म्यूट कर ले, कारण बहुत ज्यादा तेज आवाज आ रही है, तो उसको थोड़ा सा साइलेंट कर ले। अभी भी आवाज आ रही है कहीं से। सर अपनी बात को पूरी कीजिए। जी जी जी, तो मैं यही कह रहा था सौरभ जी, वो चाहे एनडीए की बात करें या यूपीए में भी यही चल रहा है। यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी यही कहानी है। कांग्रेस को इतने सीटों पे उनका डिमांड है, जेएमएम देना नहीं चाहती है, जो आपस में चल रहा है दोनों तरफ। तो इस बार हालांकि हर बार होता है, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा ही ये है कि एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन जो है इस दम से लड़ेंगे चुनाव कि सरकार उनकी बन जाए, जैसे एंटी इनकम्बेंसी। जी जी, एक चीज और समझना चाहेंगे कि हरियाणा का जो चुनाव हुआ, जो नतीजे आए, उसका भी फर्क पड़ा है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, जो सीटों को लेकर पहले की बातचीत थी और उस नतीजे के बाद जो बातचीत हो रही है, इसका कोई फर्क पड़ा है उस मतलब बातचीत पर या सीटों को लेकर? बिल्कुल। जो अभी हरियाणा के रिजल्ट आए हैं, जिस तरीके से कांग्रेस उसमें उत्साहित थी कि वो सरकार बनाने जा रही है, और अंतिम समय में जब परिणाम निकले तो रिवर्स रहा, तो उसका असर निश्चित तौर पे यहाँ देखा जा रहा है। झारखंड में जो चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, दोनों में उसका असर साफ साफ दिख रहे हैं। इनको ये इस बार क्लियर लग रहा है कि अगर हम पिछले बार की चुनाव की तरह 2019 की तरह अगर अलग अलग होकर लड़ेंगे, अगर आपस में तालमेल नहीं बनेगा, तो फिर निश्चित तौर पे जिनका तालमेल नहीं बनेगा उनकी सरकार नहीं बनेगी, ये भी तय है। अभी जो समीकरण है झारखंड में वो लगभग बराबर की स्थिति है। अब सारा दारोमदार टिकट बंटवारे होना है। जी सुदेश, सौरभ जी। प्रतिभा जी आपके पास आएंगे। जैसा कि आप सुन रही थी, काफी अनुभवी पत्रकार हैं अमरकांत जी, वो कह रहे थे कि मुझे लगता है कि जदयू को नीचे आना पड़ेगा, यानी 11 सीटों की जो मांग है आपके पार्टी के तरफ से या नेताओं की तरफ से, वो 2 सीट पर जाकर खत्म होगा। 2 सीट पर ही आप लोगों को मानना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चांस नहीं। प्रतिभा जी आप म्यूट पे हैं। जी सौरभ जी, आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। मैं कह रही हूँ कि अब तो बहुत कम टाइम बचा है और सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बड़े लीडर्स बैठ करके तय कर लेंगे कि कहाँ क्या करना है। उसमें बहुत ज्यादा हमें कहीं कोई कठिनाई नहीं दिखती। रही बात 2 लेकिन सीट और 11 सीट से घट के 2 सीट पर आना, ये थोड़ा सा नहीं घट मुश्किल नहीं लग रहा आपको? नहीं घट बढ़ वाली अभी कोई स्थिति नहीं है। अभी देखिए जितने भी ताकत जो है, आपकी पार्टी की ताकत जो है लगातार घटती जा रही है। मुझे याद है कि किसी समय आपकी जो पार्टी है 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी झारखंड में, उसके बाद 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और अब अगर 2 सीट आपको मिलता है तो ये तो ताकत घट रहा है ना पार्टी का। बिल्कुल 2 सीट पर जेडीयू चुनाव नहीं लड़ेगी सौरभ जी, जैसा कि हमारे नेता ने पहले कहा है। तो तालमेल नहीं होगा अगर 2 सीट का ऑफर मिलता है बीजेपी की तरफ से तो? नहीं ऐसे कैसे? अरे भाई, सभी घटक दल मिल करके बैठ करके तय कर लेंगे। बड़े लीडर्स निश्चित रूप से बैठ करके तय कर लेंगे। तो आपने बोला ना कि 2 सीटों पर हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं लड़ेगी। नहीं, हमारी पार्टी देखिए, बड़े लीडर्स एक दूसरे को बिल्कुल संतुष्ट कर लेंगे कि कहां से कौन सी पार्टी को चुनाव लड़ाया जाए ताकि वो पार्टी चुनाव जीते।
हमें वहां सरकार बनाना है, एनडीए की सरकार बनाना है, तो कोई भी दल, अलायंस पार्टी की कोई भी दल इस तरह की गलती नहीं करेगी कि हम कहीं से चुनाव जीते और वहां चुनाव लड़े और वहां से हार जाएं। इस तरह की गलती कोई नहीं, पार्टी नहीं करना चाहेगी। आपकी पार्टी ने चेतावनी तो पहले ही दे दी है। आपकी नहीं तो पार्टी बड़े के नेताओं लीडर्स ने बैठ कहा करके है, तय कर लेंगे सौरभ जी, आपकी अभी तक कुछ नहीं तय नहीं हुआ नहीं नहीं है। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पार्टी के नेताओं ने चेतावनी तो पहले ही दे दी है कि अगर आप हमारे बिना विधानसभा चुनाव झारखंड विधानसभा में जाते हैं तो जो नतीजे आएंगे वो सकारात्मक नहीं आएंगे। इसे चेतावनी नहीं बल्कि इसे दल के बीच में जो बातचीत होती है उस बातचीत को समझा जाए, इसे चेतावनी नहीं समझा जाए। मतलब कि सभी दल मिल करके, और मैं विश्वास के साथ कह रही हूँ सौरभ जी, और पूरे कॉन्फिडेंस में लेकर के कि एनडीए में सीटों का बंटवारा इस तरीके से होगा कि सभी दल को उनके इच्छा के अनुरूप और जीत को सुनिश्चित करते हुए सीटों का बंटवारा होगा। कमल कमलेश जी, आप बताइए, आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें या एनडीए गठबंधन की बात करें। चीजें अभी सौरभ भी जी, वहां भी सुलझी नहीं है एनडीए गठबंधन में, और इंडिया गठबंधन का भी वही स्थिति है। अब तो मुझे लगता है कि हरियाणा चुनाव का जो नतीजा है उसके बाद और झुकना पड़ेगा जेएमएम के सामने कांग्रेस को। सौरभ जी, इंडिया गठबंधन में इस बार सिर्फ एक चीज की चेंजिंग है, कम्युनिस्ट भी इस बार हम लोगों के साथ गठबंधन में रहेगी। तो हम लोग जितने भी सीट पे 2019 में चुनाव लड़े थे, तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग जो है, और थोड़ा सा सबको सहना पड़ेगा कि जब नए साथी कोई भी एड ऑन होते हैं तो स्वाभाविक है उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए उसमें। तो हम लोगों ने पिछले बार तो 21 सीट पे जेएमएम लड़ा तो था। कहेगी ना कमलेश जी, जेएमएम तो आपको कहेगी ना कि नए साथी को आप ला रहे हैं तो बलिदान आप कर कीजिए, कुर्बानी आप दीजिए, मैं क्यों दूंगा। जब जब गठबंधन की बात होती है तो फैसला एक के ऊपर नहीं हो सकता, और गठबंधन में लाने की बात जो है उनके सहमति के बिना भी ये संभव नहीं था। तो कहीं ना कहीं उनकी सहमति थी, तब उनको पार्टी में शामिल किया गया, और उनकी जो हिस्सेदारी होगी। लेकिन कमल कमलेश जी, आपको यह भी पता है ना कि राजनीति में गठबंधन के अंदर भी गठबंधन होता है। बिहार में आपने बिल्कुल देखा होगा, बिल्कुल नीतीश कुमार ये कहते हैं कि मेरा गठबंधन बीजेपी के साथ है, मेरा गठबंधन चिराग पासवान के साथ नहीं है, मेरा गठबंधन जीतन राम मांझी के साथ नहीं है, उनका गठबंधन बीजेपी के साथ है और मेरा गठबंधन बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी तय करे कि उन लोगों को कितनी सीट देनी है। बिल्कुल। तो अभी अभी जितने भी सिनेरियो बना है उसमें हम लोगों में कहीं भी विरोधाभास अभी तक नहीं आया है देखने के लिए। और हमारे लेकिन जितने सीटों भी का बंटवारा भी तो नहीं हुआ है आज आज इंडिया आज गठबंधन में। आज झारखंड प्रदेश अध्यक्ष को पटना तलब किया गया है, यहीं पे कुछ फैसला होगा हम लोगों के बीच में, और आगे की रणनीति हम लोग उसके अनुसार ही कर पाएंगे। जी सौरभ। अरुण जी, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं आरजेडी? नए साथी भी जा रहे हैं आपके, माले भी अब वहां से चुनाव लड़ेगी। देखिए सौरभ भाई, राष्ट्रीय जनता दल के लिए सीट और चुनाव लड़ना मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक ताकतों को, जन विरोधी राजनीति के लिए जो जानी जाती है पार्टी एनडीए, उसको जीरो पर आउट करना। और आप देख ही रहे हैं, पहले से ही हमारी सरकार है झारखंड में, और महागठबंधन के तमाम साथी एकजुटता के साथ हम लोग सरकार चला रहे हैं। तो महागठबंधन में तो किसी भी प्रकार का अंदर खाने में किसी प्रकार का विरोध नहीं है, या बाहर खाने में, ये तो स्पष्ट है, पब्लिक डोमेन में है। और पुनः हम लोग एकजुट होकर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेंगे, और हम लोगों का लक्ष्य है कि पुनः महागठबंधन की सरकार भारी बहुमत से हम बनाएं और भारतीय जनता पार्टी को वहां जीरो पर आउट करें। हमारा ये लक्ष्य है। और लेकिन एनडीए के तरफ से मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार जो है एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है झारखंड विधानसभा में।
बिल्कुल, देखिए आज वहां की आम आवाम में खास करके जो पिछड़े समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, आक्रोशित हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जवाब देने के लिए। और आपने देखा पिछले दिनों किस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया, जेल में बंद करने का। लेकिन अरुण जी जिस जवाब की आप बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव में तो वो जवाब नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल मिला है पूरे। अगर जवाब नहीं देश की जनता दी, प्रदेश की जनता दी, तो 303 सीट जो जीत कर गई थी मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ अरुण जी, मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। इसमें वो आउट हो गए 240 पे। अरुण जी, मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ कि झारखंड में जो आप मुद्दे उठा रहे हैं कि एक सिटिंग जो ये सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, उनको बेइज्जत किया गया, उनका अपमान किया गया, तो उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें तो जनता। गौरव भाई, एक मुद्दे वो भी हैं, ऐसा नहीं। हमारा जो है तमाम जन सरोकार के जो सवाल है, और आप देख रहे हैं पिछले 5 वर्षों से जो हमारी वहां सरकार है, जनहित में काम करने का काम किया है। जन मुद्दों को लेकर जनता के उम्मीदों पर खरा महागठबंधन सरकार उतरी है और जनता का भरोसा जीतने में सफल हुई है, जिसके कारण पुनः हम लोग वहां सरकार बनाएंगे। चलिए प्रतिभा जी जवाब दीजिए। नहीं, ये जो एनडीए को जीरो पर आउट करने की बात करते हैं, मुझे तो लगता है सौरभ जी कि इस बार इंडिया को ही हम लोग जीरो पर आउट करने वाले हैं। इसीलिए मैंने पहले भी कहा, जब आपने सीटों की चर्चा की कि कितनी सीटों पर कौन लड़ेगा, जेडीयू को कितनी सीटें मिलेंगी, तो मैंने कहा कि देखिए हमें सीटों से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं, लेना देना है कि वहां की जो वर्तमान सरकार है उसे एनडीए कैसे हराए। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा होगा कि कौन कौन सा दल किस विधानसभा से चुनाव लड़ेगा और कौन सा दल है जो जीतने की वहां से कुवत रखता है। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा होगा, ताकि हम वहां जो मौजूदा सरकार है उनको सत्ता से बाहर कर सकें। ये जीरो पर आउट करने की जब बात करते हैं, खुद जीरो पर आउट हो जाते हैं। अरे भाई, जीरो पर आउट आप करेंगे कि जीरो पर आउट जनता करती है? जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है ना। जनता एक वैसे नेता को कभी स्वीकार करेगी क्या जो नेता की जेल की सफर करके आए हो? क्या कभी कोई नेता चाहेगी कि हमारा जनप्रतिनिधि जेल की खिचड़ी खा करके बाहर आया हो? कोई नेता कोई जनता अब इन चीजों को स्वीकार नहीं करती। अरुण जी, समय बहुत बदल गया है, जनता शिक्षित हो चुकी है। हाँ, तो आप जीरो पर नहीं, अरे भाई, जीरो से भीख मांगने जैसी बात, अपने परिवार में भीख मांगने जैसी बात कोई होती है क्या? अगर ये आपके तरीके से इसे भीख मांगना करते हैं तो वही सही, आप समझिए इसको भीख मांगना। लेकिन हमारे तरीके से, अगर आप हमारे नजरिए से आप देखें या हमारे लैंग्वेज में आप बात करें तो इसे समझौता कहते हैं। हमारे लैंग्वेज में अगर आप बात करें तो इसे आपसी सहमति कहते हैं, इसे भीख नहीं कहते। कमल और आपकी दल, आप इंडिया को हराने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा, जिस दल को कुर्बानी देनी पड़ेगी, एनडीए वाले देंगे। इंडिया की हार कैसे हो? कमल कमलेश जी पिछले एक साल, अरुण जी 2 मिनट शांत हो जाए। कमल कमलेश जी, ये बताइए कि पिछले 8-10 महीने में झारखंड में जो चीजें हुई है उसका असर चुनाव पर कितना पड़ेगा, कितना नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को, ऐसा आपको लगता है, या नहीं होगा नुकसान? इंडिया गठबंधन को तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन बीजेपी ने जो मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगाए गए, ये तो एनडीए गठबंधन मुद्दा जरूर बनाएगी, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जिस तरीके से उनको जेल भेजा गया, उसके बाद अभी भी वो जमानत पे हैं। ये तो झारखंड की जनता को तय करना है कि ये लोग जो आरोप लगाते हैं वो कितना सच्चाई से प्रेरित होता है। तो झारखंड
की जनता जो है इस मामले में समझदार है। इन लोगों ने तो यहाँ तक भी, हम लोगों ने तो नारी सम्मान योजना 1,000 रुपया देने की जब बात कही तो ये लोग कोर्ट चले गए कि भाई इसको रोका जाए किसी तरह से, ताकि गरीबों का भला नहीं हो, वंचितों का भला नहीं हो, जिसे हम लोगों ने अब 2,500 रुपया कर दिया है। तो इन लोगों को मिर्ची इसलिए लगी हुई है कि ये लोग तो जन सरोकार की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड की जनता अब ये समझ चुकी है कि ये सरकार जो अभी चल रही है, वर्तमान सरकार, इनको तोड़ने के लिए और इनको खरीद बेचने में शामिल करने के लिए इन लोगों ने क्या क्या किया इस सरकार के, यहाँ तक कि जेल में तक डाल दिया। पहली बार इतिहास में हुआ कोई मुख्यमंत्री गया, उसके बाद इन लोगों ने कई राज्यों में ऐसा रिपीट किया। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इनके साथ भी वो क्या होने वाला है। जी सौरभ जी। चंपई सोरेन इंडिया गठबंधन के एक बड़े नेता थे, जेएमएम के एक बड़े नेता थे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया जेएमएम का, इसका भी नुकसान होगा? आंशिक नुकसान तो होगा, क्योंकि नेता यदि कोई है और उस क्षेत्र के लिए वो यदि मैटर करता है तो उसकी भागीदारी पार्टी में होती है, लेकिन उसको हम लोग वहाँ की लोकल जो भी हमारे कैंडिडेट होंगे, हम लोग इस चुनाव में बहुत सारे फैक्टर को हम लोग पॉइंट आउट किए हैं। जो पिछले विधानसभा में हम लोग जिस मार्जिन से हारे हैं और जितने कैंडिडेट से जो कैंडिडेट हारे, हम लोग पूरा एनालिसिस के साथ इस बार उतर रहे हैं कि यदि पिछले बार जिस विधानसभा पे वो हारे हैं तो वो सीट उनको छोड़ना होगा जहां मार्जिन ज्यादा से वो लोग हारे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें भी चेंजिंग लाएंगे इस बार, और पूरा पुख्ता के साथ हम लोग इस बार चुनाव में आएंगे। सौरभ जी। जी, अगला सवाल मेरा अमरकांत जी से है। सर ये बताइए, आपके पास तो एक लंबा अनुभव है झारखंड की राजनीति का, तो थोड़ा सा वहां का जो समीकरण, जो मौजूदा समीकरण आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे अगर हेमंत सोरेन के जेल जाने की बात करें, उसके बाद वो बाहर आए और लगातार वो राज्य में घूम रहे हैं, या मैया सम्मान योजना की जो बातें चल रही है उसकी जो राशि थी वो भी बढ़ाई गई, तो इन सब से कितना फायदा आपको इंडिया गठबंधन को या फिर एनडीए गठबंधन को नुकसान होता दिख रहा है? या अगर चीजें नहीं सुलझी, अगर एनडीए गठबंधन में तालमेल किसी न किसी वजह से अगर नहीं हो पाया, तो इसका कितना नुकसान और कितना फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा? देखिए सौरभ जी, झारखंड में जो अभी वर्तमान हालात है, क्योंकि अब हम एकदम से रणभेरी बज चुकी है, ये हम लोग अभी बात कर रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ तो अब स्थिति ये है झारखंड की राजनीति की कि इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन एकदम नेक टू नेक पे अभी खड़े हैं। अभी से अगर हम 2 महीने पहले की बात करते हैं तो 2 महीने पहले मतलब बहुत लगभग हम अगर कहे टोटलिटी में तो 20% का लीड इंडी गठबंधन के पास था। एनडीए गठबंधन में जो है वो 20% कम से कम पीछे थे इंडी गठबंधन से। लेकिन पिछले 2-3 महीनों में जिस तरीके से एनडीए की टीम उतरी यहाँ पे, आज आपको शायद जानकारी होगी सौरभ जी कि कुल 7 मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री एनडीए गठबंधन के तरफ से मैदान में उतर के काम कर रहे हैं। इसके विपरीत अगर आप इंडी गठबंधन की बात करेंगे तो एक भी कोई बड़ा नेता कांग्रेस का या और किसी सहयोगी संगठन का झारखंड में नहीं आया है, कोई भी कार्यक्रम नहीं हुए हैं पिछले 2-3 महीनों में। तो इसका लाभ निश्चित एनडीए गठबंधन को मिला है। यहाँ पे इंडिया गठबंधन में अकेला वन मैन शो हेमंत सोरेन और नया जिसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह सकते हैं कल्पना सोरेन जिस तरीके से पिछले 3 महीने में 4 महीने में हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उभरी है, वो मतलब हम सब झारखंड वासियों के लिए एक गौरव का बात है कि हमारे बीच की कोई महिला नेता इतना तेजी से उभरी है। मतलब एक पत्रकार होने के बावजूद, बिना किसी दल से कोई साठगांठ कोई मतलब लगाव होने के बावजूद, मैं बहुत भरोसे से कह रहा हूं कि जिस तरीके से कल्पना सोरेन का प्रादुर्भाव हुआ है पिछले 4 महीने में,
हेमंत सोरेन के जेल जाने और जेल से लौट के आने और उसके बाद के जो समय है, तो एक तरफ सिर्फ ये पति पत्नी हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन, और दूसरी तरफ साथ साथ मुख्यमंत्री के अलावा पूरा एनडीए का सेंट्रल टीम, जिसमें कई सारे मतलब अब मनोज तिवारी से लेकर रवि किशन जैसे सेलिब्रिटीज को उतार दिया गया था मैदान में अभी भारत यात्रा के नाम पे। तो कुल मिलाकर के एक तरफ आप कहिएगा कि चतुरंगिनी सेना और एक तरफ ये दो लोग, इसमें कांग्रेस के भी पता नहीं अब बुलाए नहीं गए या आए नहीं, जो भी कारण रहा हो, कांग्रेस के भी किसी बड़े नेता का कोई कार्यक्रम पिछले 2-3 महीनों में झारखंड में नहीं हुआ है। जो यहाँ पे झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी है वो खुद जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रहे थे, मीर साहब, वो उधर बिजी थे। इधर कुछ भी कोई कार्यक्रम कांग्रेस का नहीं हुआ, आरजेडी का कोई बड़ा नेता यहाँ पे आके कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया है। इन तमाम विसंगतियों के बावजूद झारखंड में अभी दोनों नेक टू नेक पे हैं। अब सारा दारोमदार है टिकट बंटवारे पे। सर एक सवाल और है मेरा आपसे। चंपई सोरेन का जाना जी किसके लिए फायदा, किसके लिए नुकसान? देखिए, चंपई सोरेन जी बुजुर्ग नेता है हमारे यहाँ, उनका एक अपना फॉलोअरशिप जरूर है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन जेडीयू जेएमएम में रह करके भी कोई बड़ा तीर नहीं मार पाए थे चंपई सोरेन जी, क्योंकि जेएमएम में जो स्थिति था वहां पे कोई सेकंड लेयर के लीडर का कोई बहुत स्कोप था नहीं और है नहीं, तो इसलिए कोई बड़ा नेता उभर जाए चंपई सोरेन जैसे, साइमन मरांडी जैसे, या और भी कोई XYZ, स्टीफन मरांडी, कई बड़े नेता थे, बट वो उभर नहीं पाए क्योंकि जेएमएम में गुरुजी और गुरुजी के बाद गुरुजी के बेटे हेमंत जी का ही वर्चस्व था, है और रहेगा। तो इसलिए चंपई सोरेन अब जब इधर से उधर छलांग लगा के चले गए हैं, तो मुझको नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा लाभ एनडीए को होगा या कोई बहुत बड़ा नुकसान इंडिया गठबंधन को होने जा रहा है। उनका एक खास एरिया में प्रभाव है, कोई बहुत ज्यादा असर पूरे प्रदेश में डाल पाए ऐसा नहीं है। जी चलिए प्रभात जी, ये बताइए, एक तरफ एनडीए में नेताओं का फौज और दूसरी तरफ पति पत्नी की जोड़ी, कौन भारी होगा? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि झारखंड को इस भ्रष्टाचार रूपी सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए हम सब एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट हैं। और रही बात, आपने खुद स्पष्ट कर दिया, तो लोग तो चाहे वो बिहार हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो यूपी हो, ये परिवारवाद का दंश झेलते आ रहा है और लोग अब इस परिवारवाद को दंश को झेलने से उबारने के लिए एनडीए के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार पूरी तरह से हैं। और हम पूर्ण रूपेण इस बार भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत सरकार, एनडीए की एक मजबूत सरकार झारखंड में बनाएंगे। परिवारवाद ये तभी होगा ना जब आप लोग एकजुट रहेंगे, एक साथ रहेंगे। जो सबकी इच्छा है, जो सबकी मांग है, उससे तो मुझे नहीं लगता कि तालमेल या गठबंधन हो पाएगा आप लोगों का। और कई नेता ने तो आज बयान भी दिया है कि मुश्किल है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, कोई बातचीत सकारात्मक जो है वो चीजें सामने नहीं आई है। अरुण जी कुछ कह रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी परिवारवाद की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, जबकि देश में इनकी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परिवारवादी पार्टियों के सहारे ही सरकार चला रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के सहारे ही केंद्र की सरकार टिकी हुई है, चल रही है, धड़कन जो धड़क रहा है। तो ये लोग किस तरह की बात करते हैं, बेशर्मों की तरह, समझ में नहीं आता है। हमारे अभी अमरकांत जी पत्रकार हैं, वो बता रहे थे उधर तो आधा दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री रह चुके लोगों का फौज है, टीम है। देखिए, जहां सत्य और असत्य के बीच लड़ाई हो, झूठ और सच के बीच लड़ाई हो, तो अपने महाभारत को देखा है, कौरव का भी सेना देखा होगा, पांडव का भी सेना कुछ नहीं था कौरव के सामने, लेकिन लड़ाई किसने जीता, जीत किसकी हुई? तो इसलिए जनता वहां महागठबंधन के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ गोलबंद है वहां के अवाम, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। 19 में भी तो उनके ठीक है अरुण जी जवाब ले लेते हैं। अरुण जी जवाब ले लेते हैं। सत्ता सीट पर सिमट आई,
और महागठबंधन 47 सीट है अभी, और अभी उम्मीद लग रहा है हम लोग 65 पार करेंगे, अता पता नहीं। चलिए लोगों को जवाब ले लेते हैं, अरुण जी जवाब ले लेते हैं, प्रतिभा जी जाने जाते ठीक है, अरुण जी जवाब ले लेते हैं, क्योंकि बरका अरुण जी जवाब ले लेते हैं, अरुण जी जवाब ले लेते हैं, मतलब अरुण जी जवाब ले लेते हैं, प्रतिभा जी जवाब दीजिए। इस बार तो इंडिया गठबंधन को ऐसा लग रहा है कि 65 पार, मतलब 81 में 65। सौरभ जी, हमारे भाई अरुण यादव जी ने कहा कौरव पांडव की चर्चा की, तो क्या पांडव परिवार जेल होकर के आए थे? अरे भाई, आप परिवारवादी पार्टियां, आपको तो जनता नकार रही है, आपको जनता देखना नहीं चाहती है। आप जहां भी रहेंगे पति पत्नी मियाँ बीवी बच्चा की सरकार चलाएंगे क्या? अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे क्या? देखिए अरुण जी, अब झारखंड की जनता भी इन परिवारवादी पार्टियों से मुक्ति चाहती है, और निश्चित रूप से देख लीजिए एनडीए इस तरह का चक्रव्यूह रचना करेगी। देख लीजिएगा आप, सारे दल मिल करके इस तरीके से टिकट का बंटवारा करेंगे, चुनाव लड़ेंगे कि आपका ही पत्ता साफ होगा। हम आपकी तरह ये तो नहीं कर सकते कि जीरो पर आउट कर देंगे, क्योंकि ये काम जनता का है, लेकिन जिस तरीके से एनडीए ने जनता के लिए काम किया है पूरे देश में, तो उस काम के आधार पर, उन योजनाओं के आधार पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस तरीके से हर वर्ग के लिए काम किया गया पूरे देश के अंदर, उसी काम के आधार पर हम दावे के साथ कहते हैं कि पूरे देश की जनता इन परिवारवादी पार्टियों को अब देखना नहीं चाहती है, और निश्चित रूप से एनडीए पर भरोसा करेगी और एनडीए की सरकार बनाएगी झारखंड में। आप कौरव पांडव की बात करते हैं, आप कौरव पांडव की बात करते हैं, तो क्या कौरव तो परिवार के लोग थे? एनडीए में कौन परिवार का लोग आपको दिख रहा है? आप जरा हमको बताइए। माझी जी कौन तो है? चलिए आप उसकी तुलना ना करें, आप गौरव पांडव से इसकी तुलना ना करें। प्रतिभा जी, समय की कमी है, एक बार फिर जनता से बता देगी कौरव कौन है, पांडव कौन है। प्रतिभा जी, समय की कमी है, एक बार फिर से अमरकांत जी के पास जाएंगे। सर, मुझे इस चीज का भी मतलब इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। कई लोग कहते हैं कि हेमंत सोरेन ने ठीक नहीं किया, मतलब चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाकर खुद वो मुख्यमंत्री बन गए। ये फैसला उनका हो सकता है कहीं ना कहीं मतलब विधानसभा चुनाव में गलत साबित ना हो जाए, तो ऐसा कुछ आपको लगता है क्या, या ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? देखिए, हेमंत सोरेन जब जेल गए थे, जब उनको जेल जाना पड़ा था ईडी की कार्रवाई में, तो उस कारण से जो तकनीकी विषय था उसके कारण उन्होंने इस्तीफा दिया था। हालांकि इसी समय में दिल्ली में आपने देखा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, वो जेल में रह के मुख्यमंत्री बने रहे। बट कम से कम इतनी सुचिता तो झारखंड के मुख्यमंत्री ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दिखाई थी कि वो इस्तीफा दे करके जेल गए, और जेल से जब लौट करके वापस आए, जब उनको बेल मिल गया, वापस आए जब, तो निश्चित तौर पे ये तात्कालिक व्यवस्था थी चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाने की। वो अपनी पत्नी को बिहार में जैसे लालू जी के जाने के बाद राबड़ी जी को बनाया गया था, या और कई जगहों पे ऐसी घटना हुई थी, तो इन्होंने अपनी पत्नी को नहीं बना करके पार्टी के एक सेकंड सीनियर लीडर को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। जैसे ही वो जेल से बाहर आए, तो ये नैतिकता का मामला था कि चंपई सोरेन जी को खुद ब खुद हट जाना चाहिए था, क्योंकि ये तात्कालिक व्यवस्था के तौर पे उनको दी गई थी गद्दी, न कि उनको पार्टी ने लीडर बना दिया था। वो तो तात्कालिक एक व्यवस्था थी। हेमंत जब लौट के आए, फिर भी कुछ दिन तक वो बिना सीएम के वो रहे, चंपई सोरेन ही सीएम रहे। लेकिन इस बीच में जिस तरीके से चंपई सोरेन जी के खेमे से जो भी गतिविधियां संचालित हो रही थी, हम सब लोग स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि वो निश्चित तौर पे झामुमो के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा था। ऐसी मजबूरी में हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को किनारे करके फिर से वापस गद्दी संभाली, और निश्चित तौर पे इसका लाभ, कुछ लोग जरूर ये कहते हैं कि उसका नुकसान होगा, लेकिन मेरा मानना है कि इसका नुकसान कम होगा, फायदा ज्यादा होगा। फायदा ज्यादा निश्चित जी। इस दौरान जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने जन लुभावने फैसले किए हैं, मैं कहूंगा कि भाजपा की ही कार्यशैली पे, जैसे मध्य प्रदेश में लाडली योजना शुरू हुई थी, उस छत्तीसगढ़ में भगिनी योजना शुरू हम लोगों ने, मतलब भाजपा ने किया था,
तो उसी के टक्कर में जो मैया योजना लाया गया वो निश्चित तौर पे एनडीए के लिए परेशानी का सबब बना। और उसकी भी राशि कई जो 1000 से बढ़ा के 2500 की गई है, मुझे लगता है कि चुनाव में ये भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित वो बेसिकली हुआ क्या कि जब 1000 रुपए की योजना मैया योजना झारखंड में शुरू हुई, झारखंड सरकार ने शुरू की, तो भाजपा ने यहाँ पे एक नया वितंडा खड़ा किया। उसने भाजपा का एक फॉर्म भराना शुरू हुआ कि हम जब सरकार में आएंगे तो 2100 रुपए देंगे। टेक्निकली जो इलेक्शन कमीशन का रूल्स है उसमें ऐसा आप कर नहीं सकते हैं। उसके बावजूद भाजपा अतिरेक पे जाके ये काम जब कर रही थी तो फिर उसका काट जेएमएम ने ये ढूंढ निकाला कि आप 2100 की बात कर रहे हैं तो लीजिए मैं कैबिनेट से मैं 2500 कर देता हूँ। तो ये भाजपा जो एक्टिविटी कर रही है, अकेले जेएमएम और अकेले हेमंत सोरेन उसको काटने में पूरी शिद्दत पूरी ताकत से लगे हैं, ये साफ साफ दिख रहा है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर हम झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर या झारखंड की राजनीति को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि एनडीए के अंदर जो सियासी घमासान मचा हुआ है वो अभी खत्म नहीं हुआ, और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सियासी घमासान जो है एनडीए के अंदर वो कहां तक जाकर खत्म होती है। क्या सच में जो तमाम एनडीए के सहयोगी पार्टी है वो झारखंड में एक साथ चुनाव लड़ती है भी है या फिर नहीं? क्या गठबंधन झारखंड में एनडीए में रहेगा या फिर टूट जाएगा? इन सब के लिए हमें और आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना है। अगले दिन फिर हम किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।